अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ हुकूमती मौक़िफ़ हर गुजरते दिन के साथ सख्त होता जा रहा है। हुकूमत जो जमीयत उलमा इस्लाम के आज़ादी मार्च को कुछ दिन पहले तक संजीदा नहीं ले रही थी, बल्कि अपोजिशन को सहूलियात देने की बात कर रही थी, अब उसके वुज़रा की जानिब से सख्त ज़बान इस्तेमाल की जा रही है। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च का दिन जैसे जैसे करीब आ रहा है, जमीयत उलमा इस्लाम अपनी तैयारियों को हतमी शक्ल दे रही है। अपोजिशन जमातों से राब्तों में तेजी आ रही है। इसी सिलसिले में आज अपोजिशन जमातों की हिकमत अमली तय करने के लिए रहबर कमेटी का इजलास हुआ। JUIF के रहनुमा अकरम खान दुरानी की ज़ेर सदारती इजलास हुआ, जिसमें नून लीग के एहसन इकबाल, पीपल्स पार्टी के फरतुल्लाह बाबर, नैयर बुखारी और अवामी नेशनल पार्टी के मियां इफ्तिखार समेत दीगर जमातों के रहनुमा शरीक हुए। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अकरम दुरानी का कहना था कि अपोजिशन हुकूमत के खात्मे और नए इलेक्शन पर मुत्तफिक है। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरतुल्लाह बाबर ने भी अकरम दुरानी से इत्तफाक किया, मगर अभी तक नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजलुर रहमान के धरने में शमूलियत के लिए कमिट नहीं किया है या उनके मार्च में शिरकत के लिए। अपोजिशन जमातें हुकूमत के खात्मे और नए इलेक्शन पर मुत्तफिक हैं, मगर आज़ादी मार्च में अपोजिशन की कौन कौन सी जमातें किस तरीके से शरीक होंगी ये अब तक वाज़ेह नहीं है। जबकि दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से जमीयत उलमा इस्लाम के आज़ादी मार्च को रोकने की धमकियाँ अभी भी दी जा रही हैं। आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने फिर कहा कि आज़ादी मार्च का कोई जवाज़ नहीं और वो इसके शुरका को रोक कर दिखाने के अपने बयान पर कायम है। जो स्टेटमेंट मेरा था बिशाम के जलसे पे, मैं उस पे कायम हूँ और इंशाल्लाह मैं करके दिखाऊंगा कि कैसे मैं आपको रोकता हूँ। हमने 126 दिन धरना दिया था, तो हमने कहा था कि 5 हल्के खोल दे। हम तो उसके पीछे गए थे। आपके पास क्या नैरेटिव है? हम जब दोबारा गए थे लॉकडाउन पे, तो उस वक्त पानामा स्कैंडल आया था, कौम को बताया जाए, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, तो हमने लॉकडाउन किया। इन सबको खदशात है कि ये डिलीवर कर जाएंगे और हमारी जो पॉलिटिकल चीज़ें वो ख़त्म हो जाएंगी। आप बेरोजगार हो चुके हैं तो जॉब की ज़रूरत है, तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत आपको जॉब ज़रूर ऑफर करेगी अगर आप बेरोजगार हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान आज़ादी मार्च के शुरका को रोकने की धमकियाँ दे रहे हैं, कह रहे हैं नहीं जाने दूंगा। जबकि वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह समझते हैं कि जब तक अवाम साथ हैं हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है और मौलाना फजलुर रहमान 27 अक्टूबर को इस्लामाबाद नहीं आएंगे। 2018 के इलेक्शन में PTI की हुकूमत पाकिस्तान की अवाम लेकर आई है, और जब तक PTI को इस अवाम का कॉन्फिडेंस रहेगा उस वक़्त तक कोई माइकल आल इनको नहीं निकाल सकता। हदायत तो किसी वक़्त भी आ सकती है, रात को सोए बंदा सुबह अल्लाह ताला हदायत दे दे। तो अभी तो पता नहीं कितने दिन है, कोई पता नहीं किस दिन हदायत आ जाए। मैं ये समझता हूँ कि मौलाना साहब 27 को नहीं आएंगे। मगर अगर मौलाना 27 अक्टूबर को आ गए तो फिर क्या होगा? हुकूमत कोई हिकमत अमली भी बना रही है या ये समझ कर बैठी है कि मौलाना फजलुर रहमान नहीं आएंगे? पहले एहतजाज करने वालों को सहूलत देने की बात की थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि अगर आओ तो कम से कम 1 महीने के लिए धरना ज़रूर देना, कंटेनर हम दे देंगे। अब रद्द-ए-अमल ज़रूर आ रहा है, हुकूमत क्या सोच रही है इस पर बात करेंगे। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब, हुकूमत ये समझे बैठी है कि मौलाना ने आना ही नहीं है, या कम से कम कोई तैयारी कर रहे हैं कि मौलाना आ गए तो फिर हम निपटेंगे कैसे? ऐसा ना हो कि डेड बॉडीज़ हों, अगर कोई कन्फ्रंटेशन हो जाती है लॉ इन्फोर्समेंट के दरमियान और मौलाना के एहतजाजियों के दरमियान, कोई तैयारी भी कर रहे हैं? ख्वाहिश ज़रूर होगी कुछ कुव्वतों की कि ऐसा हो, डेड बॉडीज़ हो, इंतशार हो और ये सारा मामला हो, लेकिन मुझे लगता है यही है कि ऐसा होगा कुछ नहीं। पहली बात तो ये है कि 27 तारीख को मौलाना ने अपना जो रखा है मामला, मेरे ख़्याल में तो उनको तब्दील नहीं करना चाहिए, उनको इसी मौके के ऊपर आना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। और वो आएंगे तो जिस तरह से बाकी सारे डील होते हैं उस तरह से वो भी डील होंगे। पॉलिटिकल अगर धरना करेंगे, देखें आइन ने, पाकिस्तान पीनल कोड ने और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स ने डिफ़ाइन किया हुआ है कि किस किस्म का एहतजाज हो सकता है, किस किस्म का एहतजाज नहीं हो सकता। अगर आप मदारस के बच्चों को चारे के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो हुकूमत नहीं होने देगी। अगर आप पॉलिटिकल प्रोटेस्ट करेंगे तो 100 बिस्मिल्लाह। आप अगर पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे बिहेव करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आप आइए, ज़रूर एहतजाज कीजिए। और फौजी साहब, ये जो है कि नहीं होने देगी, अब ज़ाहिर है ये 2 बयानिए हैं। हुकूमत का ये कि वो इस्तेमाल करेंगे, मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, जो आएगा अपनी विल के मुताबिक आएगा। और ज़ाहिर अगर मदरसे के बच्चों को उनकी विल के अगेंस्ट लाया जाता है तो बिल्कुल गलत है। मगर ये जो नहीं होने देंगे, इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी है, कोई हिकमत अमली है जो हुकूमत बना रही है, या महज बयान है और ख़ुद वफाकी वज़ीर दाखिला समझ के बैठे हैं कि वो नहीं आएंगे इसलिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं बना रहे आप लोग?
नहीं, बात यह है कि जो भी स्ट्रेटजी बनाएंगे वो मीडिया पे तो नहीं बताएंगे ना कि क्या स्ट्रेटजी बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जो भी स्ट्रेटजी होगी वो जाहिर है कि वो एक हिकमत अमली जो है वो हमें पता होगी कि हमने क्या करना है, या मुतल्लिका इदारे जो हैं और मुतल्लिका वज़ीर साहब जो हैं उनको पता होगा कि उन्होंने क्या हिकमत अमली। और एजाज शाह साहब ज़ाहिर है बड़े कैपेबल आदमी हैं, बहुत अरसे से इन मामलात को देख रहे हैं, वो समझते हैं, और यकीनी तौर के ऊपर उनकी जो हिकमत अमली है वो शुशदर करके रख देगी मौलाना साहब को और उनके साथियों को। मतलब ये शुशदर करके रख देगी, इसमें क्या होगा? गिरफ्तारियां होंगी, मौलाना को पहले गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ये शुशदर करके कैसे रख देगी, इसका क्या मतलब? इसलिए कि वो हम तफसील बताना जो है वो मीडिया पे तो मुनासिब नहीं होगा, लेकिन आप यकीन कीजिए कोई ऐसी बात नहीं। मेरे लिए तो, मैंने तो सुबह भी कहा कि मेरे लिए तो जो प्रिंस विलियम और केट का दौरा है वो ज़्यादा अहमियत रखता है, और मेरे नज़दीक तो वो दौरा ज़्यादा डिस्कस होना चाहिए। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब जैसे धरने तो हर जुमे को हम देखते हैं, हर वक्त किसी ना किसी सर के ऊपर कोई ना कोई खुमार तो रहता है, इसकी क्या अहमियत है? सो इतना बड़ा मौका ये है कि प्रिंस विलियम और प्रिंसेस केट आ रहे हैं, उसको डिस्कस करना चाहिए मीडिया के ऊपर। पाकिस्तान में एक इतनी बड़ी, अभी पाकिस्तान में 10 साल बाद क्रिकेट शुरू हुई है, अब ये शाही फैमिली आ रही है, तो हमें तो इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। अच्छा, बस ठीक है, अगर 27 तारीख को फिर मौलाना आए तो हुकूमत भी यही सेलिब्रेट कर रही होगी और क्रिकेट को ही सेलिब्रेट कर रही होगी, या कोई हिकमत अमली होगी, वो हमें नज़र आ जाएगी। मैं एक और चीज़ पर जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि फौजी साहब आप खुद ज़ाहिर है एक कानून आपने पढ़ा है, आप प्रैक्टिसिंग लॉयर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज फिर चाइना में जाके कहा कि मिनिस्ट्रियल लेवल के 400 लोगों को जेल में डाला चाइना ने, काश मेरे पास भी ऐसा इख्तियार होता। चेयरमैन नैब ने भी कुछ दिन पहले कह दिया कि अगर मेरे पास इख्तियार वैसा होता जैसा कि सऊदी अरब के पास है तो मैं, उन्होंने 4 हफ्ते में किया, मैं 3 हफ्ते में करप्शन साबित कर देता। पाकिस्तान के तो कवानीन पर उल्टी पाकिस्तान के अंदर तनकीद हो रही है। हुकूमती वज़रा ने तनकीद की है कि नैब का इस तरीके से फिर लोगों को गिरफ्तार कर लेना, फिर रिमांड लेते रहना, लंबे लंबे अरसे में रिमांड पर रखना और साबित उसके बाद ना होना। आप समझते हैं कि वाकई पाकिस्तान के कवानीन इस वक्त इतने नरम हैं कि इन्हें और सख्त करके 400 लोगों को जेल में डालने की ज़रूरत है? पाकिस्तान के निज़ाम में इस्लाहात की तो यकीनन ज़रूरत है, और जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बात की है वो एक कॉन्टेक्स्ट में की है। उन्होंने बात की है कि लोग जिस तरह से, आप देखें 1.5 साल हो गया, 13 महीने हो गए हैं, लोग तो रिज़ल्ट चाहते हैं। लोग तो चाहते हैं कि सऊदी अरब में तो इतना टाइम नहीं लगा था, या जो चाइना है वहाँ तो इतना टाइम नहीं लगा था, और लोगों को पता है। देखिए, नवाज़ शरीफ हों, जरदारी साहब हों, शहबाज शरीफ हों, इनके असासों के बारे में किसी को कोई शुबा तो नहीं है, सबको पता है कहाँ पड़े हैं, कितने हैं, और ज़ाहिर है लोग चाहते हैं कि रिकवरी हो। रिकवरी में उनके बच्चे जो हैं वो खुद बाहर भाग गए हैं, सागदार बाहर भाग गए हैं, वो पैसे नहीं दे रहे हैं। लिहाजा एक ये अमूमी, जो मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो एक आम आदमी के जहन में जो बात है वो की है, कोई उससे बहुत मुख्तलिफ बात नहीं की। आज भी आप गलियों में चले जाएँ, मियाँ नवाज शरीफ जेल में है, आसिफ जरदारी साहब जेल में है, फरियाल तालपुर साहिबा जेल में है, नैब के रिमांड में, वो 3 हफ्ते की चेयरमैन नैब बात कर रहे हैं, उन्होंने 45 दिन रिमांड में रखा शाहिद खान अब्बासी को, मिफ्ता इस्माइल को, शेख इमरान उल हक को। उसके बाद क्या निकल आया? फवाद हसन फवाद 15 माह से कैद हैं, आहत चीमा कैद हैं, तो किसने रोक लिया उनसे कुछ निकलवाने में? उनकी आज़ादियाँ ख़त्म भी हो गई, उसके बावजूद क्या हो गया? जेल में तो डाला हुआ है। देखिए, यही एक जो आम आदमी के जहन में भी जो बात है, और एक आम आदमी भी जो ये सोचता है कि आखिर ये रिकवरीज क्यों नहीं हो रही, उस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो मेरा ख्याल उन्होंने बात की है। वो बात गलत नहीं। अगर आप अभी भी अपने रिपोर्टर को गलियों में भेजेंगे तो वो भी आपको यही कहेगा कि आखिर ये पैसा जो है ये निकल क्यों नहीं रहा, पैसा जो है वो बरामद होना चाहिए। लोगों को, हमें देखिए ज़ाती दुश्मनी क्या है, हमने नवाज शरीफ साहब को या जरदारी साहब को जेल में रख के क्या करना है? हमारा तो मतलब, और पाकिस्तान के लोगों का तो जो बुनियादी मकसद है वो यही है ना कि इनसे रिकवरी हो, कोई जो पैसे गए हैं वो वापस आए, ताकि यहाँ पर जानना चाह रहा हूँ फौजी साहब, देखें जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान का बात करता है तो जो गलियों में अवाम बात कर रहे हैं वो बात करेगा या रूल ऑफ लॉ की बात करेगा कि जी रूल ऑफ लॉ या उसमें कानून? मगरबी ममालिक की और मदीना रियासत की जो मिसाल देते हैं वज़ीर आज़म, और उसमें मगरबी ममालिक स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से ज़्यादातर कहते हैं कि जी उन्होंने वो मॉडल अप्लाई किया है। वहाँ तो किसी एक शख्स के या इदारे के पास ऐसा इख्तियार कि वो लोगों को पकड़ के जेल में डाल दे नहीं है। अगर आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी देखें तो टॉप 10 में वही ममालिक आते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देखें तो भी टॉप 10 में वही ममालिक आते हैं। वहाँ तो रूल ऑफ लॉ है, इदारों के पास अख्तियार है। ये एक शख्स की ख्वाहिश के 400 लोगों को मैं जेल में डाल दूं चाइना की तरह। चाइना तो 87वें नंबर पर है, सऊदी अरब 59वें नंबर पर है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में। देखिए,
देखिए, जिन ममालिक में रूल ऑफ लॉ है उन ममालिक में जो सियासत है वो भी ऐसी नहीं है कि आपके सामने पकड़े जाएं, आपकी चोरी सबके सामने पकड़ी जाए और उसके बाद भी आप जो है वो सियासत में ज़िंदा रहें। नवाज शरीफ का जो पनामा स्कैंडल आया है, अगर किसी और महज़ब मुल्क में आया होता तो उनकी नस्लें भी सियासत में जो है वो बात ना कर सकती। तो हर मुल्क के एक अपना एक कल्चर है, एक मुल्क का अपना मामलात है, और हमारे यकीनी तौर के ऊपर दूसरा प्राइम मिनिस्टर साहब को बिल्कुल आम आदमी की बात करनी चाहिए। उनको रूल ऑफ लॉ जो है, आप क्या समझते हैं कि ये रूल ऑफ लॉ नहीं है कि जिन्होंने पैसे लूटे हैं उनसे रिकवरी? मगर क्या किसी महज़ब मुल्क में, क्या किसी महज़ब मुल्क में, फौजी साहब ये तो वो लोग हैं ना जो गिरफ्तार हैं, क्या किसी महज़ब मुल्क में एक ऐसी मिसाल मिलेगी? क्योंकि वो चाइना में मिसाल दे रहे हैं कि मिनिस्ट्रियल लेवल के आपने 400 लोग डाल दिए। यहाँ तो मिनिस्ट्रियाँ दी हुई हैं। चेयरमैन नैब ने कहा कि मुझ पर यह दबाव रहा कि हुकूमती वज़रा के खिलाफ केसेस आगे ना बढ़ाए जाएं। हालांकि परवेज़ खट्टक के खिलाफ केस स्ट्रॉन्ग है, वो वज़ीर दिफा है, केस आगे नहीं बढ़ रहा। तो यहाँ तो मिसाल उल्टी है। उन्होंने सबसे बड़ा डाकू कहा था पंजाब का परवेज़ इलाही को, वो स्पीकर पंजाब असेंबली हैं, और कहा था कि इस बुनियाद पर मैंने मुशर्रफ को छोड़ा था कि उन्होंने एहतसाब का वादा किया और उन्हीं लोगों को हुकूमत में डाल दिया, और खान साहब ने खुद भी हुकूमत में डाल दिया। ऐसी कौन सी मिसालें हैं? चाइना में जिनकी बात कर रहे हैं खुद तो हुकूमत में रखा हुआ है उन्होंने। नहीं, पहली बात तो यह है कि आपकी मिसाल बिल्कुल ही गलत है। परवेज़ खट्टक साहब तो खुद रोज़ाना ये बात करते हैं कि मेरे साथ ज़्यादती ये है कि मेरा मुकदमा इंतहाई कमज़ोर है और उसको जो है वो कंक्लूजन नहीं किया जा रहा। और आज तो वो मुझे कह रहे थे कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अदालत में ही चला जाऊँ कि नैब के ऊपर कि इतनी प्रोलॉन्ग्ड इन्वेस्टिगेशन आपने रखी हुई है और आप कर नहीं रहे। और उनका मुकदमा क्या है? उनका मुकदमा ये है कि मलम जब्बा का एक जो रिज़ॉर्ट था, वो रिज़ॉर्ट जंगलात का, कुछ ज़मीन जंगलात की थी या दूसरे सरकारी महकमे की थी। और जिस किस्म के इस तरह के केसेस के, जिस तरह सप्तान साहब को जब पकड़ा गया तो जज साहब ने कहा कि आप इस तरह से लोग पीटीआई के लोगों को लग रहा है पकड़ रहे हैं कि सिर्फ आप चाहते हैं कि मीडिया में हिसाब किताब बराबर रहे। ये जो एक आपका नैरेटिव है उसकी वजह से परवेज़ खट्टक जैसे, सप्तान साहब जैसे बेगुनाह लोग जो हैं उनको भी सफर करना पड़ता है। यही बात मिफ्ता इस्माइल भी कहते हैं, यही बात शाहिद हकान अब्बासी भी कहते हैं, मगर गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। मगर यही बात जब परवेज़ खट्टक कहते हैं तो वज़ीर आज़म इमरान खान चाइना में जाके कहते हैं कि मिनिस्टर लेवल के 400 लोग आपने गिरफ्तार कर लिए, वो पाकिस्तान में गिरफ्तार नहीं किए जाते हैं। लेकिन बाबर एवान वो वाहिद आदमी है जो रिहा कर दिए जाते हैं, बरी कर दिए जाते हैं, और उसी अरशद मलिक के जरिए जिसका को ब्लैकमेल करके ये इल्जाम लगाया गया कि उसने नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दिया। तो ये किस महज़ब मुल्क में होता है जो कुछ यहाँ हो रहा है? नहीं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बाबर अवान तो वज़ीर थे, उन्होंने तो इस्तीफ़ा दिया अपना केस लड़ने के लिए। जो बाकी जो केस है, जिस तरह परवेज़ खट्टक की आप बात कर रहे हैं, तो परवेज़ खट्टक के ऊपर केस के मेरिट्स तो देखिए, क्या उसके ऊपर वो केस जो है वो खड़ा भी हो सकता है? चेयरमैन नैब कह रहे हैं, नैब ने तो इंटरव्यू में कहा कि मेरे ऊपर मिनिस्टर साहब के ऊपर दबाव है। चेयरमैन नैब का इंटरव्यू में दोबारा भी आवाम के सामने रख दूंगा। उन्होंने तो बाकायदा तौर पर अपनी मुलाकात के उसमें कहा उन्होंने कि दबाव है। फिरदौस आशिक एवान के हवाले से कहा दबाव है। उन्होंने कहा कि बड़ा सॉलिड प्रूफ है परवेज़ खट्टक के खिलाफ, मुझे उनकी सेहत की फिक्र है। नहीं, परवेज़ खट्टक साहब के ऊपर जो केस है उसके ऊपर कोई आपको उनके बयान के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद मेरिट्स देखिए, मंगवाइए और उस केस के मेरिट्स देख लीजिए और देख लीजिए कि उसमें परवेज़ खट्टक साहब का क्या कसूर है। यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर एक नैब ने केस बनाया हुआ है कि उन्होंने 20 घंटे हेलीकॉप्टर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का इस्तेमाल किया। अपने जो खैबर पख्तूनख्वा के प्रोजेक्ट्स थे उनके इफ्तिताह के लिए इमरान खान ने हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया 20 घंटे का, इस्तेमाल किया। हुकूमती हेलीकॉप्टर तहरीक इंसाफ के जलसों के लिए इस्तेमाल किया। नहीं, अगेन और अगर ये भी ऐसा इल्जाम है कि जिन मुहज़्ज़िब ममालिक की मिसाल देते हैं, वज़ीर आज़म जिस मुल्क में जाते हैं उसी की मिसाल देने लग जाते हैं, अब चाइना जाके चाइना की दे रहे हैं, तो वहां पर ये एक बड़ा इल्जाम है। वहां तो किसी बिजनेसमैन का जिसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता हो उससे कोई फैसिलिटी ले ले तब भी मसला है। देखिए, ये जो बात है ना, जो इमरान खान वाली, जाहिर है कि आपने उसको नहीं पढ़ा इल्ज़ामात को। इल्ज़ाम ये है कि आपने जो हाइड्रो के प्रोजेक्ट्स थे उनके इफ्तिताह के लिए इमरान खान को हेलीकॉप्टर भेजा गया, जिसके ऊपर वो वहाँ पे गए और उन्होंने हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया। ये 27 लाख रुपए का टोटल जो है वो खर्च किया गया था, जिसके ऊपर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने उनको जो है वो कहा गया, जिसको आपने कहा, और उसके ऊपर तकरीबन 2.5 साल से ये इंक्वायरी जो है वो पेंडिंग है। अब आप जब प्राइम मिनिस्टर अपने खिलाफ इंक्वायरी को जो है वो बंद नहीं करवा रहे, तो वो बाकियों को क्यों बंद करवाएंगे? जिस तरीके से पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी के ऊपर जो चल रहा है ना, के साथ बाकी लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। तो अच्छा, अगर चाइना जैसा इख्तियार मिल जाए वज़ीर आज़म को, तो परवेज़ खट्टक को, परवेज़ इलाही साहब को स्पीकर से हटाकर जेल में डाल देंगे वो?
नहीं, ये मुझे नहीं पता ना उनके मुकदमात का क्या है, लेकिन जो उनके मामलात हैं, खान साहब ने कहा था डाकू है, बाद में स्पीकर बना दिया है, उनके ऊपर परवेज मुशर्रफ को इस वजह से छोड़ा था उन्होंने। देखिए कोई उनके केसेस को हमने तो नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता उनके ऊपर क्या केसेस हैं। अच्छा, मगर फिर हुकूमत वो चाहते हैं कि मिनिस्ट्रियल लेवल के लोगों को जिस तरह चाइना ने जेल में डाला है वैसे मुझे इख्तियार मिल जाए और सारे के सारे जो तहरीक इंसाफ में आ जाए उसके खिलाफ कार्रवाइयां नहीं हो रही होती। जो मुशर्रफ के साथ रहे, नवाज शरीफ साहब के साथ रहे, इतने सारे तो वजीर आपके साथ वो है, तो उनका मुल्क को बिगाड़ने में कोई हाथ नहीं है। उन्हें जेल में डालना चाहते हैं, अपनी काबीना में रखना चाहते हैं, या चाइना जैसे इख्तियार उन्हें सिर्फ अपोजिशन के लिए चाहिए? जो चाइना जैसे इख्तियारात हैं वो एक कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे कि जो करप्ट लोग हैं उनके खिलाफ सख्त इख्तियारात अगर मिले तो मैं, और ये पहले पाकिस्तान में भी वो कह चुके हैं कि अगर मेरे पास में होता तो मैं तो 55 लोग जो हैं उनको वो पहले जो है वो जेल में भेजता हूं। पाकिस्तान में भी ये बात कर चुके हैं, ये कोई नई बात उन्होंने नहीं की है। मगर वो सारे ऑपोजिशन के हैं क्या? हुकूमत के तो नहीं होंगे ना? बार-बार ये आपका जो नैरेटिव आता है और आप बार-बार ये बात करते हैं परवेज मुशर्रफ के लोग जो हैं आपने भेज दिए या आपने वहां पे अपना लोग आ गए, तो आप बताइए ना कि किसके ऊपर क्या मुकदमात है जिनको पीटीआई ने या इमरान खान ने आके रोका। फिर वो 55 लोग वही होंगे जो इस वक्त अपोजिशन में हैं, और अगर तहरीक इंसाफ में आ गए हैं, माजी में अपोजिशन में थे, तो वो भी नहीं होंगे, क्योंकि वो तो फिर वजारतें उनके पास हैं, चाहे खुसरो बख्तियार साहब हों, दूसरे लोग हों, जो तहरीक इंसाफ में आ गया। क्योंकि अगर इख्तियार नहीं था 55 लोगों को जेल में डालने का, ये इख्तियार तो था कि उन्हें काबीना में ना लेते, तो माजी में जो नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ रह के फायदे रहते रहे मगर तहरीक इंसाफ में आ गए, वो नहीं है। उनकी ख्वाहिश 55 या 400 लोगों की सिर्फ अपोजिशन स्पेसिफिक है। सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग पीटीआई में मिनिस्टर बने, खुसरो बख्तियार का आपने नाम लिया, उनके ऊपर क्या केसेस हैं? सवाल पहले तो ये आए ना कि सिर्फ किसी के शौक के लिए तो नहीं लोगों को उठा के कितना आगे बढ़ा, जो लोग तो 100 साल से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कितना आगे बढ़े लोग, जो अपोजिशन के रहनुमा जिस तरीके से गिरफ्तार हुए और उस वक्त की ब्यूरोक्रेसी के लोग भी जिस तरीके से गिरफ्तार हैं, मतलब तहरीक इंसाफ में आके कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती क्या? चाहे कोई भी इल्जाम आ जाए, चाहे परवेज इलाही साहब जो पंजाब के सबसे बड़े डाकू हों, तो वो उसके बाद कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती क्या? मुहज़्ज़ब माशरों में इस तरीके से होता है। देखिए जो मैं आपको अर्ज ये कर रहा हूँ कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के ऊपर अगर प्राइम मिनिस्टर ने अपना केस बंद नहीं करवाया तो वो परवेज इलाही साहब का या खुसरो बख्तियार का या किसी एबीसी का क्यों बंद करवाएंगे? जाहिर है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो से आपको पूछना चाहिए। आपके लोगों के आगे कार्रवाई नहीं हो रही है, दूसरों के लोग गिरफ्तार हुए जा रहे हैं ना। नहीं, मतलब मुहज़्ज़ब माशरों की बार-बार मिसाल देते हैं। एक मुहज़्ज़ब माशरे की मिसाल ये दी फौजी साहब, एक मुहज़्ज़ब मुआशरे की मिसाल ये दी कि किस मुहज़्ज़ब मुआशरे में होता है कि आप गिरफ्तार हो करप्शन के इल्ज़ाम में और आपके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो। हमने पंजाब असेंबली का रिकॉर्ड जाके देखा, 100 दिन गिरफ्तार रहे अलीम खान साहब, 80 दिन प्रोडक्शन ऑर्डर पर पंजाब असेंबली में आते रहे, उनके मुलाजमीन भी आते रहे, उनके घरवाले भी आते रहे, क्योंकि उन्हें 4 कायमा कमेटियों का मेंबर बना दिया गिरफ्तार होने के बाद। बेल पे रिहा हुए तो उसके बाद 4 कायमा कमेटियों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 100 में से 80 दिन वो आते रहे प्रोडक्शन ऑर्डर पर। यह भी सिर्फ अपोजिशन के लिए है। किस मुहज़्ज़ब मुल्क में होता है? देखिए मसला क्या है, मसला ये है कि ये जो अलीम खान के ऊपर केस है या सब्तैन के ऊपर जो केस बना या जो ये परवेज़ खटक साहब के ऊपर केस बना है, उनकी नौयत, उनकी हैयत बिल्कुल मुख्तलिफ है उन केसेस से जो कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या बाकी लोगों के ऊपर है। और इनके ऊपर अरबों रुपए की जो करप्शन है उसके इल्ज़ामात हैं, उनके ऊपर जो इल्ज़ामात है वो खुद ही अदालतें कह रही हैं कि ये मजाक है। और ये मैं आपसे दूसरी बात करना चाहता हूँ कि अगर आपको 29 लाख रुपए के इतने सारे फ्लैट उन्होंने लंदन में लिए हुए हैं। हाँ, ट्रीटमेंट में जरूर फर्क है। अगर आपको इल्जाम में फर्क पता नहीं आप जो कह रहे हैं या नहीं है, 6 महीने की डेडलाइन देके जरूर नवाज शरीफ का केस आगे बढ़ाया गया, वो गिरफ्तार भी हैं, उनके खिलाफ फैसले भी आ गए, फिर एक जज अरशद मलिक भी आ गए जो वीडियो में कन्फेस कर रहे हैं। ट्रीटमेंट में फर्क जरूर है, इल्जाम की नौयत का फर्क आप बता रहे हैं। तो ये तो आपको नैब से फिर पूछना चाहिए कि बाकियों के खिलाफ केसेस क्यों नहीं आगे बढ़ रहे, क्योंकि हमारा तो उनके साथ इतना ही ताल्लुक है जितना आपका उनसे ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। कौन सा मॉडल होना चाहिए, कैसे मुल्क में एहतसाब आगे बढ़ना चाहिए, इस पर ज़रा मजीद बात करते हैं। कुछ मुल्कों की मिसालें भी आपके सामने रखेंगे। इस पर लीगल ओपिनियन क्या है कि पाकिस्तान वाकई ऐसे आगे बढ़ेगा या जमहूरियत और रूल ऑफ लॉ से आगे बढ़ेगा, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल खुद क्या कहती है, बात करेंगे। मुल्क से करप्शन ख़त्म करनी है तो क्या करना होगा? 2 मॉडल सामने आ रहे हैं। एक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का है जो चाहते हैं कि चीन की तरह पाकिस्तान के भी 500 करप्ट सियासतदानों को जेल में डालने का उनके पास अख्तियार हो, जिस तरीके से चीन में हुआ। दूसरा चेयरमैन नैब का मॉडल जो समझते हैं कि अगर सऊदी अरब जैसे अख्तियारात उनके पास होते तो वो 4 नहीं 3 हफ्तों में करप्शन ख़त्म कर देते। क्या ये दोनों मॉडल करप्शन ख़त्म कर सकते हैं, और क्या नैब के वसी तरीन इख्तियारात के होते हुए मज़ीद सख्त कवानीन की ज़रूरत है?
इन दोनों सवालात का आपको तफसील से जवाब बताते हैं। पहले आपको सुनवाते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज चीन में किस ख्वाहिश का इजहार किया। गुज़िश्ता हफ्ते चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल ने अपनी गुफ्तगू में सऊदी अरब में होने वाले एहतसाब का जिक्र किया। उसमें वो कह रहे थे कि जी वो नैब ने किया क्या है अब तक। भैया आप मेहरबानी करके वो नैब से पूछ तो लें कि नैब ने आज तक क्या किया। उन्होंने कहा कि वो सऊदी अरब की मिसाल नैब के सामने नहीं है कि उन्होंने एक होटल में करप्ट अफराद को रखा और उन्होंने 4 हफ्तों के अंदर तमाम वाजबात अदा कर दिए। मुझे 4 घंटे गैर कानूनी रखने की किसी को इजाज़त नहीं है। वहाँ बादशाहत है, वहाँ शहनशाहियत है, वहाँ उनके अपने कानून हैं, जो कह देते हैं वो ला बन जाता है। मैंने तो आज अगर अरेस्ट किया किसी को तो मुझ पर ये पाबंदी लाजमी है कि मैं 24 घंटे में कोर्ट के सामने उसको पेश करूँ। आप मुझे वो इख्तियारात मुझे दे दें, नैब को आप इख्तियारात दिला दें। उन्होंने तो 4 हफ्ते लिए थे, मैं आपसे 3 हफ्ते के लिए कहता हूँ कि मैं 3 हफ्ते में ये आपको करके दिखा दूंगा। फिर बाद में उन्होंने वजाहत की कि उन्होंने सऊदी अरब की मिसाल जल्द एहतसाब से मुताल्लिक सवाल के जवाब में दी। बहरहाल सवाल अपनी जगह है कि अगर सऊदी अरब वाले इख्तियारात मिल जाएं तो करप्शन क्या जल्दी ख़त्म हो जाएगी। आइए इन दोनों दावों का जायज़ा लेते हैं। क्या इन दो ममालिक यानी कि चीन और सऊदी अरब के आमराना क़वानीन करप्शन रोकने में कामयाब हो गए हैं? इस सवाल का जवाब है नहीं। इसके लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का जायज़ा लेते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ और बार बार चेयरमैन नैब ने इस रिपोर्ट का हवाला दिया है। वो कहते हैं हकीकत जाननी है तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट देखें। हम आपको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ही की मिसाल देते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक चीन का नंबर 87वां है, यानी 86 और ममालिक हैं जहाँ चीन से कम करप्शन है। इसी तरह सऊदी अरब का नंबर 58वां है, यानी 57 ममालिक ऐसे हैं जहाँ सऊदी अरब से कम करप्शन है। अब क्या उन ममालिक के भी ऐसे आमराना इख्तियारात हैं जैसा कि चीन और सऊदी अरब के हैं जहां पर करप्शन सऊदी अरब और चीन से कम है, या फिर वहां जमहूरियत है, रूल ऑफ लॉ है, इसलिए वहां पर करप्शन कम है? इसी तरह पाकिस्तान में नैब 21 साल से मुतहरिक है। नैब के सख्त कवानीन हैं मगर करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान का 117वां नंबर है। अब जायज़ा लेते हैं वो कौन से ममालिक हैं जहाँ करप्शन दुनिया में सबसे कम है। अक्सर ममालिक का हम आपके सामने रखते हैं। सबसे पहला नंबर डेनमार्क का है, दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड, फिर फिनलैंड, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, फिर नॉर्वे, नीदरलैंड, कनाडा और लग्जमबर्ग हैं। क्या इन तमाम ममालिक में सख्त कवानीन हैं, आमराना कवानीन हैं? नहीं, ये वो तमाम ममालिक हैं जहाँ जमहूरियत है, कानून की हुक्मरानी है, और इन्हीं में से बहुत से ममालिक की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मदीना की रियासत का मॉडल होने की मिसाल देते हैं। अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने तो करप्शन ख़त्म करने का तरीका भी बताया कि जमहूरी इदारे और आज़ादी सहाफ़त करप्शन के खात्मे के लिए ज़रूरी हैं। अपनी 2018 की करप्शन इंडेक्स के हवाले से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ये तक कहा कि दुनिया में जमहूरियत और करप्शन के ख़िलाफ़ इन मकबूल नारे लगाने वाले लीडरों से ख़तरा है जो करप्शन के ख़िलाफ़ मकबूल नारे लगाते हैं मगर असल में वो जमहूरी इदारों को अंडरमाइन करते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहा है। और पाकिस्तान में तो तारीख़ी तौर पर जमहूरियत को अंडरमाइन करने के लिए, जमहूरी इदारों को नीचा दिखाने के लिए करप्शन का नारा इस्तेमाल किया गया। बाद में हुआ कुछ नहीं। आज भी पाकिस्तान करप्शन इंडेक्स में 117वें नंबर पर है। 21 साल से नैब मौजूद है, इन्हीं कवानीन के साथ मौजूद है, मगर पाकिस्तान का नंबर 117वां है। तरक्की याफ्ता ममालिक, दूसरे ममालिक पाकिस्तान से इसमें बहुत आगे हैं। यही नहीं बल्कि अगर खुश रहने वाले ममालिक की फहरिस्त तरतीब दी जाए तो यही ममालिक आगे नज़र आते हैं। अमरीकी जरीदे फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक फिनलैंड में रहने वाले दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश रहने वाले लोग हैं। दूसरे नंबर पर डेनमार्क, फिर नॉर्वे, आइसलैंड, नीदरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड है। इसके बाद 9वें नंबर पर कनाडा और 10वें नंबर पर ऑस्ट्रिया है। ये वो 10 ममालिक हैं जहाँ रहने वालों का शुमार दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश रहने वाले लोगों में होता है। खुश रहने वाले ममालिक में ना सऊदी अरब है ना ही चीन है। इसी तरह UNDP की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मुताबिक नॉर्वे सबसे आगे है। इसके बाद स्विट्ज़रलैंड, फिर ऑस्ट्रिया, फिर आयरलैंड, जर्मनी, आइसलैंड, हांगकांग और स्वीडन का नंबर आता है। और इस फहरिस्त में चीन का नंबर 86वां है, जबकि सऊदी अरब 39वें नंबर पर है। मगर इन दोनों ममालिक के निज़ाम की पाकिस्तानियों को मिसालें दी जा रही हैं। बहरहाल यूरोपीय ममालिक हैं जहाँ करप्शन सबसे कम है, जहाँ लोग खुशहाल हैं, जहाँ इंसानी तरक्की सबसे ज़्यादा है, जमहूरियत है, कानून की बालादस्ती है, ना कि किसी को जेल में डालने की हुक्मरानों की ज़ाती ख्वाहिश के मुताबिक उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म जब मदीना रियासत की मिसाल देते हैं तो इन ममालिक की मिसाल देते हैं, मगर जब उन्हें करप्शन के ख़िलाफ़ बात करनी होती है तो चीन की मिसाल दे देते हैं। जब जो पब्लिक इंटरप्राइजेज़ हैं
उनकी मिसाल देनी होती है तो मलेशिया की मिसाल दे देते हैं। हालांकि वो सरमाया पाकिस्तान कंपनी कहाँ है जिसकी मिसाल दे दे के मलेशिया की मिसाल दी गई थी। अब चाइना में जाके चाइना की मिसालें दे रहे हैं, मगर जिन ममालिक की वो मदीना की रियासत के हवाले से मिसाल देते हैं जिसमें ज़्यादातर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ जराइम में तेज़ी से कमी आई। और इतनी तेज़ी से कमी आ रही है, इसके अलावा यूरोपीय दूसरे ममालिक में इतनी तेज़ी से कमी आ रही है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के अलावा भी, कि 2018 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट सामने आई जिसके मुताबिक हॉलैंड की जेलें कैदियों से खाली हो रही हैं। 2016 में हॉलैंड की जेलों में 20,000 से ज़ायद कैदी थे, जो 2018 में कम होकर 10,000 हो गए हैं। यही वजह है कि वहाँ जेलें ख़त्म करके दीगर इदारे बनाए जा रहे हैं। तो क्या इन ममालिक में आमराना कवानीन है? हांगकॉन्ग का जिक्र होता है, हांगकॉन्ग वापस चीन के पास आ गया है, मगर वहाँ के अवाम सड़कों पर हैं क्योंकि वहाँ के अवाम नहीं चाहते कि चीन के कवानीन का इतलाक़ उन पर हो। मगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान चीन को आइडियलाइज़ कर रहे हैं, उनके जैसे कवानीन चाहते हैं। हालांकि नैब के कानून पर तनकीद होती है जो पाकिस्तान में कवानीन है कि ये कवानीन ड्रेकोनियन और आमराना हैं। कानून नैब को इजाज़त देता है कि वो किसी भी मुलजिम को किसी भी शिकायत पर गिरफ्तार कर सकता है। शिकायत अगर इंक्वायरी के मरहले पर हो या फिर इन्वेस्टिगेशन के मरहले पर हो, कानून चेयरमैन नैब को इख्तियार देता है कि वो मुलजिम के वारंट जारी कर सकते हैं। यही नहीं, कानून नैब को इख्तियार देता है कि वो मुलजिम को 90 दिन के रिमांड पर अपने पास रख सकता है। नैब के सख्त कवानीन की वजह से ही इस वक्त सूरत हाल यह है कि अपोजिशन की तकरीबन तमाम नुमाया शख्सियात जेल में हैं और हैरान कुन तौर पर सिर्फ एक नवाज शरीफ के अलावा इन अपोजिशन रहनुमाओं से किसी एक पर भी जुर्म साबित नहीं हुआ है, उन्हें सज़ा नहीं हुई है, मगर उसके बावजूद कई माह से जेलों में है। नैब ने 10 जून को साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी को गिरफ्तार किया। उनकी गिरफ्तारी को अब 4 माह होने वाले हैं। उन पर इल्ज़ाम अभी तक साबित नहीं हुआ। इल्ज़ाम है साबित होना चाहिए, पैसे वापस रिकवर होने चाहिए। इसी तरह साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी को नैब ने 18 जुलाई को गिरफ्तार किया। उनकी गिरफ्तारी को तकरीबन 3 माह होने वाले हैं और उनके खिलाफ अब तक रेफरेंस दायर तक नहीं हो सका। वो खुद अदालत को कहते रहे कि नैब को केस समझा रहा हूँ मैं, इसलिए LNG समझाने के लिए नैब को मजीद रिमांड दे दिया जाए। इसी तरह साबिक वफाकी वजीर और नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक को नैब ने गुज़िश्ता साल 11 दिसंबर को गिरफ्तार किया। उसके बाद रिमांड हुए, फिर अदालती और उसकी गिरफ्तारी को अब 10 माह होने वाले हैं, मगर उन पर भी अभी तक इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। मरियम नवाज शरीफ को 8 अगस्त को गिरफ्तार किया गया, अब उनकी गिरफ्तारी को 2 माह हो गए हैं, उन पर भी अभी तक इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। इसी तरह साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल 7 अगस्त को गिरफ्तार हुए, उनकी गिरफ्तारी को भी 2 माह हो गए हैं, मगर उन पर भी अभी तक कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। नैब ने शहबाज शरीफ को गुज़िश्ता साल 5 अक्टूबर को गिरफ्तार किया, फिर वो 4 माह तक गिरफ्तार रहे। इसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी जमानत की मंजूरी दी और वो 15 फरवरी को रिहा हो गए। सिर्फ सियासतदान ही नहीं, ब्यूरोक्रेट्स के साथ भी यही हो रहा है। नैब ने गुज़िश्ता साल फरवरी में साबिक चेयरमैन LD अहद चीमा को गिरफ्तार किया। 1.5 साल से ज़ायद हो गया उनकी गिरफ्तारी को, मगर वो अभी तक इल्ज़ाम नहीं साबित हुआ। इसी तरह गुज़िश्ता साल जुलाई में साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद को गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी को भी 15 माह हो गए हैं और इन दोनों पर अभी तक इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। ये लोग जेल में हैं, यानी मुजरिम नहीं हैं, मुलजिम हैं, फिर भी कई माह से जेल में हैं, जिसकी इजाज़त महज़ब दुनिया का कोई कानून नहीं देता। मगर वज़ीर आज़म कहते हैं कि चीन जैसा कानून अगर हो तो मैं ज़्यादा तेज़ी से करप्शन हमारे के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकता हूँ। चेयरमैन नैब समझते हैं कि सऊदी अरब जैसा अख्तियार होता तो 2 माह में करप्शन साबित हो जाती। इल्ज़ाम साबित होता नहीं है पाकिस्तान में, इतना लंबा अरसा नैब अपने रिमांड में रखता है, फिर अदालती तहवील में मुलजिमान हैं, मुजरिम नहीं है, मगर फिर भी गिरफ्तार किया हुआ है, कई माह तक जेलों में रहते हैं। मगर इसके बावजूद भी ख्वाहिश है कि मज़ीद आमराना कवानीन होने चाहिए दुनिया में, तरक्की याफ्ता ममालिक में, साथ ही जमहूरी तरक्की याफ्ता ममालिक में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यही बताता है कि मीडिया की आज़ादी, जमहूरी इदारों की आज़ादी ही करप्शन के ख़ात्मे का बाइस बनती है। हर तरीके से हर दुनिया के इंडेक्स में ये ममालिक आगे हैं, मगर वज़ीर आज़म इन दूसरे ममालिक की मिसाल दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त बाबर सत्तार साहब, अब माहिर कानून है। बाबर सत्तार साहब, बहुत शुक्रिया। बाबर सत्तार साहब, आपने ज़ाहिर वज़ीर आज़म का भी बयान सुना, वो 500 लोगों को जेल में डालने की बात चाइना के हवाले से, आप 400 लोगों को आप समझते हैं कि वाकई पाकिस्तान के कवानीन इतने कमज़ोर हैं कि चीन जैसे, सऊदी अरब जैसे कवानीन हो तो करप्शन ख़त्म हो सकती है? 21 साल से नैब का कानून मौजूद है, 170वें नंबर पर है, चीन तो खुद 87वें नंबर पर है, सऊदी अरब 59वें नंबर पर है। इसके अलावा तरक्की याफ्ता ममालिक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में जो मगरबी ममालिक हैं, जहाँ जमहूरियत है, इदारे आज़ाद हैं, डिलीवर करते हैं, वो उनमें करप्शन बहुत कम है। कि पाकिस्तान को फिर कौन सा मॉडल सूट करता है आपके ख्याल में? देखिए शाहजेब, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, आइन और कानून उसके नीचे जो बने हुए हैं, वो भी एक रिलीजन की तरह हैं। या आप उनमें यकीन रखते हैं या आप उनमें यकीन नहीं रखते। अगर आप उसमें यकीन रखते हैं तो फिर आपकी कमिटमेंट होगी और आपका फेथ होगा कि हमने इनके मुताबिक चलना है, तो बेहतरी आएगी। प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक हल्फ उठाया जब वो प्राइम मिनिस्टर बने, और उसमें था कि मैं प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड करूंगा आईन पाकिस्तान को।
अब आईन पाकिस्तान क्या है? आईन पाकिस्तान वो कॉम्पैक्ट है रियासत और सिटीज़न के दरमियान जो रियासत के इख्तियारात को महदूद करता है। वो इंश्योर करता है कि कोई भी अपनी पावर को, क्योंकि स्टेट के पास बड़ी पुलिस पावर होती है, वो अपनी पावर को अब्यूज़ ना कर सके। सो वो तो कदगन लगाता चला जाता है। आप फंडामेंटल राइट्स को देखते हैं, आर्टिकल 9 कहता है कि आप किसी की ज़िंदगी नहीं ले सकते, आप उसकी लिबर्टी, उसकी फ्रीडम को सल्फ नहीं कर सकते कानून के तकाजे पूरे किए बगैर। फिर आर्टिकल 10A डाला गया 18वीं तरमीम के बाद, जो कहता है कि आप फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस के बगैर कोई काम नहीं कर सकते। अब इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो तो समझ बूझ नहीं रखते लोग, जो तो आला ओहदे पे नहीं है, जिसका ड्यू प्रोसेस में फेथ नहीं है, जिसका लीगल प्रोसेस में फेथ नहीं है, वो तो ये बात कहे कि जी आप निकालें लोगों को और इन्हें चौकों के दरमियान खड़े करके फांसियां दें। वो तो चले, बात समझ आती है कि भाई समझ ही नहीं है। यहाँ पे एक साहब हैं जो सारी ज़िंदगी कानून के रखवाले रहे, सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए और अब वो नैब के चेयरमैन हैं। दूसरे साहब वो हैं जिनकी पार्टी का नाम तहरीके इंसाफ है, यानी आपने लोगों को इंसाफ देना है। ये इस नारे के साथ उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और वो ऐसे मुल्कों की मिसाल दे रहे हैं जहाँ पे अब देख लीजिए सऊदी अरब, चाइना हमारे दोस्त मुल्क हैं, उनके बारे में बुरा कहना भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन कोई डेमोक्रेटिक मुल्क नहीं है, कोई रूल ऑफ लॉ की कहानी नहीं है। ये तो पुराना ज़माना था कि बादशाह होता था, अगर अच्छा होता था तो लोग उसकी तारीफ़ करते थे, लेकिन उसके पास ये इख्तियार होता था कि जिस मर्जी की गर्दन उतरवा दे। तो वहाँ से वो रूल ऑफ मैन का ज़माना था। वहाँ से जब हम रूल ऑफ लॉ के ऊपर आए तो एक दुनिया ने पूरी ने एक प्रोग्रेस की कि हम आज यहाँ पे आके खड़े हैं। अब इस उम्र में रूल ऑफ लॉ के ज़माने में आप फिर वापस जाएं और कहें कि जी हम तो रूल ऑफ मैन चाहते हैं कि जिस मर्जी को हम चाहें बंद कर दें, 500 लोगों को 4 दिनों में बंद कर दें। तो ये कैसी सोच है? और अगर ऐसी सोच के साथ आप चल रहे हैं तो आप कैसे इस मुल्क को आगे लेके जाएंगे और क्या आप इस मुल्क का बनाना चाहते हैं? मेरी तो ये बात समझ से बाहर है। ऐसा मगर फिर ये भी बताइएगा कि वाकई क्या पाकिस्तान के कवानीन में कमज़ोरी है? क्योंकि एक तरफ से तनकीद ये हो रही है कि जी 90 दिन के लिए नैब रिमांड ले सकता है, फिर जुडिशल रिमांड पर 1.5 साल वो लोग जिनके खिलाफ कुछ साबित नहीं हुआ। ज़रा दुनिया में मिसाल नहीं मिलती कि बगैर साबित हुए लोगों को इस तरीके से उनके हक से महरूम किया जाए, फ्री मूवमेंट के हक से महरूम किया जाए। ये कवानीन सख्त हैं या फिर नर्म हैं? इन्हें मज़ीद सख्त करने की ज़रूरत है पाकिस्तान के कवानीन को? देखिए, कानून तो हमारे आइन और कानून तो हमारे वो सारी बातें कहते हैं जो दुनिया के अच्छे कवानीन कहते हैं, लेकिन जो गैप है कानून के दरमियान और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के दरमियान वो बड़ा वसी है। अब हमने आर्टिकल 10A लिख दिया कि हम ड्यू प्रोसेस देंगे, हमने उसमें लिख दिया कि फेयर ट्रायल देंगे, लेकिन फेयर ट्रायल के पहले ही आप अगर लोगों को बंद करके रख रहे हैं और आप ये कह रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारी कोर्ट्स ने भी ये बात कह दी कि जनाब नैब के उसके अंदर तो बेल की गुंजाइश नहीं है, तो पार्लियामेंट अपना काम करे। पार्लियामेंट ने मिलिट्री कोर्ट्स तो बना दी लेकिन नैब के लॉ को आज तक कमेंट नहीं किया। सो एक हमारा आइन है जो फंडामेंटल राइट आपको देता है, द राइट टू लाइफ, द राइट टू लिबर्टी, द राइट टू डिग्निटी, द राइट टू इक्वालिटी, ये तमाम चीज़ें लिखी गई हैं उसके अंदर। आपकी राइट टू स्पीच लिखी गई है उसमें, राइट टू एसोसिएशन लिखा हुआ है, लेकिन उसके साथ वो कहते हैं जनाब नैब के स्टैट्यूट में ये बात नहीं लिखी, हाई कोर्ट बेल नहीं दे सकती, लोग पड़े हुए हैं, बंद हैं, आप उसके ऊपर सही इल्ज़ाम लगाएं, गलत इल्ज़ाम लगाएं, बंद कर दें, 4 साल बाद उसका ट्रायल होगा, उसमें से कुछ नहीं निकलेगा, 4 साल उसके चले गए। अच्छा, वो लोग 20-20 साल 22-22 साल अदालतों के वो जेल के अंदर बंद रहे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने छोड़ा, उन्होंने कहा कि जनाब इनके खिलाफ तो कोई हमारे पास सही एविडेंस नहीं थी, ये तो ट्रायल ही गलत हुआ था इसका और बड़ा जुल्म हुआ इनके साथ। तो फिर वापस कौन करेगा 22 साल उनके, जिन्हें टांग दिया 1-2 लोगों को, उनका टाइम कौन वापस करेगा, उनकी जिंदगियां कौन वापस करेगा? देखिए, सिस्टम तो इंसान ने बनाया है ना और इंसान ही से चला रहा है। अब उसकी इंप्रूवमेंट की बात है। हम एक ऐसे टाइम में हैं जहां पे हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स देख रहे हैं इस मुल्क के अंदर। यानी एक ज़माना था, हमने देखा कि ग्रोथ थी, हमारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं जो ये कहती हैं कि फंडामेंटल राइट्स का स्कोप बड़ा करना हमारा काम है, और उसके बाद से हम पिछले 10-15 साल से देख रहे हैं, बेशक वो मिलिट्री कोर्ट्स की बात हो, बेशक वो आपके राइट टू लाइफ लिबर्टी की बात हो, बेशक वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात हो। यानी 20 साल से मैं कॉलम लिख रहा हूं, जो इस वक्त हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच के हालात हैं, इतने बुरे हालात कम अज़ कम मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे। तो यानी ये सारी एक रवैया है, एक रवैये में सख्ती आ रही है।
ऑलरेडी हम लोगों को, सिटीजन को राइट नहीं दे रहे, जिसकी वजह से सिटीजन तंग है, उसे जो बेसिक फ्रीडम्स है वो नहीं मिल रही। और जो हुक्मरान है वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमारे हाथ मजीद खुले छोड़ दें, हमें मजीद डिस्क्रेशन दें, उस तरह का जिस तरह का सऊदीया में मिलता है बादशाहों को। तो यानी ये कंसेप्चुअली आपको कहीं पे बड़े खाके में प्रॉब्लम नजर आ रही है ना, कि एक आपने आइन तो बनाया, लेकिन जो लोग उसके रखवाले हैं उनका अपना फेथ नहीं है उस आइन के अंदर कि हमने इसे इंप्लीमेंट करना है, इसे रिस्पेक्ट करना है इन लेटर एंड स्पिरिट। तो फिर ये कैसे आप ले गए? कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे आइन के साथ और हमारे कवानीन के साथ। अगर प्रॉब्लम है तो वो ये है कि उन्हें सही तरह से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा और जो उसमें इख्तियारात दिए हैं उनका अब्यूज हो रहा है, ना कि इख्तियारात की कमी है। बहुत शुक्रिया। बाबर सत्तार साहब कह रहे थे कि जो इख्तियारात हैं उनका गलत इस्तेमाल इस वक्त मसला है, ना कि इख्तियारात की कमी इस वक्त मसला है। और दुनिया की मिसालें जो हमने आपके सामने रखी हैं वो इस बात की गवाह है कि जमहूरियत से, जमहूरी इदारों के मजबूत होने से, रूल ऑफ लॉ से, मीडिया की आज़ादी से, इसी से करप्शन के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन भी और मुल्क की तरक्की भी वाबस्ता है, ना कि वैसे कवानीन से जिनकी बार बार मिसालें दी जा रही हैं। तो हमें ब्रेक शामिल करते हैं और हम खबर पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच में आज सदारती रेफरेंस के खिलाफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की दरख्वास्त पर अहम समाअत हुई। जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकील मुनीर मलिक ने वफाक का जवाब न आने पर समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी करने की दरख्वास्त कर दी, जिस पर उनका बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल से मुकालमा हुआ। और बेंच के सरबराह ने रिमार्क्स दिए कि पूरी सुप्रीम कोर्ट इस केस की वजह से कटहरे में है, समाअत जल्द मुकम्मल करना चाहते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने समाअत का आगाज किया तो बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकील मुनीर मलिक को मुखातिब करते हुए पूछा कि अब आपकी तबीयत कैसी है, जिस पर मुनीर मलिक ने जवाब दिया कि वो अपनी तबीयत के बारे में इस समाअत के बाद बताएंगे। दौरान समाअत मुनीर मलिक ने अटॉर्नी जनरल की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जवाब जमा कराने पर एतराज उठाया और पूछा कि क्या अटॉर्नी जनरल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की नुमाइंदगी करेंगे, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि उसूलों की बुनियाद पर केस लड़ें, बुनियादी बातों में ना पड़ें। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आइन के तहत काम करने वाली आला तरीन अथॉरिटी है, हमने आइन के तहत काम करने वाले इदारों का एहतराम बरकरार रखना है। इस मौके पर जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकील ने वफाकी हुकूमत का जवाब न आने पर मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जब तक वफाक का जवाब सामने नहीं आ जाता वो दलाइल शुरू नहीं कर सकते, जिस पर बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि हम जानते हैं कि जेंटलमैन ऐसी शख्सियत नहीं जिनके पास जायदाद खरीदने के वसाइल ना हो, मगर ये तीनों जायदादें बिरूने मुल्क तब खरीदी गईं जब वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। इस इल्ज़ाम से ना सिर्फ एक जज बल्कि पूरी अदलिया के बारे में जो सबसे बुरा असर लिया जा रहा है वो ये है कि नाजायज़ दौलत से जायदाद बनाई जाती है। इन इल्ज़ामात से फ़िज़ा को साफ करें। क्या अब इन इल्ज़ामात के जवाब के लिए मज़ीद 20 दिन इंतज़ार करें? क्या जो हक़ाइक़ रेफरेंस में दिए गए वो दुरुस्त नहीं? इन रिमार्क्स पर जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकील मुनीर मलिक ने कहा कि इस वक्त रेफरेंस बदनीयती से भेजने का मामला ज़ेरे समाअत है, जब केस के मेरिट पर बात हुई तो उस पर जवाब देंगे। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि यह मुकदमा माजी के मुकदमात से मुख्तलिफ है। इस केस में ना तो किसी जज को ज़ेरे हिरासत रखा गया और ना नज़रबंद किया गया और ना ही मुअत्तल किया गया। मुनीर मलिक ने जवाब में कहा कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट के एक जज और उनकी फैमिली की जासूसी की गई है, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि आपको बताना होगा कि ये मालूमात कहाँ से मिली। मुनीर मलिक ने कहा कि पहले हुकूमत को हमारे इल्ज़ाम की तस्दीक या तरदीद करने दें, फिर बताएंगे कि निगरानी कैसे की गई। सदारती रेफरेंस के जरिए एक ऐसे जज को सज़ा देना और मिसाल बनाना मकसद है जिसका एक फ़ैसला इंतज़ामिया और चंद हलकों को नागवार गुजरा। ये सिर्फ एक जज नहीं, पूरी अदलिया का ट्रायल हो रहा है। इस मौके पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि हम इस मुकदमे में तकलीफ़ में मुब्तला हैं। आप भी कह रहे हैं कि लोगों में इज़्तराब है, पूरी सुप्रीम कोर्ट भी इस केस की वजह से कटहरे में है। लोगों में ये परेशानी है कि केस क्यों सुना जा रहा है। हमारी कम्युनिटी के मोअज़्ज़िज़ दोस्त पर इल्ज़ाम है, जब ही हम इस मामले को सुनना चाहते हैं, समाअत जल्द मुकम्मल करना चाहते हैं। इस मामले में पहले ही बहुत ताख़ीर हो चुकी है और 2 हफ्तों के बाद इस बेंच के एक रुकन इस्लामाबाद में नहीं होंगे। क्या आपका जवाब आए बगैर हम सदर और वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ फैसले में कुछ लिख सकते हैं? मुनीर मलिक ने जवाब में कहा कि पूरी कौम की नज़रें इस बेंच पर हैं, तो इतनी उजलत क्यों है? मैं चाहता हूँ कि 10 रुकनी बेंच इस इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करे। मुनीर मलिक ने कहा कि उनका केस यह है कि अगर सबने मिलकर यह रेफरेंस तैयार किया है तो अदलिया की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए इसे मुस्तरद करना होगा। आज दौरान समाअत दीगर दरख्वास्तों को ना सुनने पर
सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर रशीद रिजवी ने एतराज़ उठाया, जो इस केस में सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की नुमाइंदगी कर रहे हैं। रशीद रिजवी ने एतराज़ उठाते हुए कहा कि अदालत दीगर दरख्वास्तों को नज़रअंदाज कर रही है, जिस पर उमर अता बंदियाल ने रिमार्क दिए कि ये कोई केक नहीं जिसमें हर किसी को हिस्सा मिलेगा, ये एक केस है जिसका कि हमने समाअत करनी है। समाअत के आखिर में मुनीर मलिक ने अदालत से इस्तदा की कि वफाक का जवाब मिलने के बाद तैयारी के लिए 2 हफ्तों की मोहलत दी जाए। ताहम 10 रुकनी बेंच ने मुशावरत के बाद मुकदमे की समाअत पीर 14 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। अहम बात यह है कि 24 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच की पहली समाअत हुई थी और अदालत ने सदर, वजीर आजम, वफाक, वजीर कानून और मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया था, मगर अब तक सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जवाब अटॉर्नी जनरल के जरिए जमा कराया गया और अब 14 अक्टूबर तक वफाक को जवाब जमा कराना है, जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकील दलाइल देंगे, जिसके बाद दीगर दरख्वास्त गुजारों को भी सुना जाएगा। और जस्टिस काजी फाइज ईसा की जुडिशल काउंसिल के खिलाफ दरख्वास्त का मामला भी जो खबर सामने आ रही है वो ये कि वफाक ने अदालत से सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वजीर कानून के लिए इस्तिस्ना मांग लिया है। वफाक का जवाब अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया है। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वजीर कानून को आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना हासिल है। ये इस जवाब में कहा गया है। सदर मुमलिकत, वजीर आजम, वजीर कानून इस्तिस्ना की रोशनी में किसी अदालत में जवाब दे नहीं। वफाक के जवाब में यह भी कहा गया है जिससे काजी फाइज ईसा की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत है, जिससे काजी फाइज ईसा ने अपनी दरख्वास्त में बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए, जिससे काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस किसी पसे पर्दा मकासद के तहत दायर नहीं किया गया, जैसे काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करने में कोई बदनीयती नहीं। यह वफाक का जवाब सामने आया है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जीम। अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।